हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे क्लास में। आज का यह क्लास जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जो वेस्ट बंगाल काउंसिल के सिलेबस के अनुसार हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम में मुहावरे पूछे जाते हैं और यह मुहावरा उनके पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं, यानी उनके पाठ्य पुस्तक पर आधारित मुहावरे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे तो मुहावरा एक बहुत ही विशद विषय है और आपको पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य मुहावरों को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन पाठ्य पुस्तक में जो भी मुहावरों का प्रयोग किया गया है, खास करके निबंध और कहानी में, उसे आपको जरूर और ज़रूर से पढ़ना है। मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज निबंध में जिन मुहावरों का प्रयोग किया गया है, उनके अर्थ वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वे उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर ज़रूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले हर इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और मैं समय समय पर आप लोगों के लिए कौन सा पाठ इम्पॉर्टेंट है और उनसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वे सारे वीडियो को आने वाले समय में अपलोड करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि सभी बच्चों को पढ़ना है। आज मैं आप लोगों के समक्ष राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित कहानी भाई बहन में जो प्रयुक्त मुहावरे हैं, उन्हें लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं उन मुहावरों का उल्लेख करूँगी और उसके अर्थ को समझाऊंगी, जिससे आपको मुहावरा याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपके लिए यह अत्यंत ज़रूरी है कि आप कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ें और जहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है उसे आप अंडरलाइन कर लें। इस कहानी में जिन मुहावरों का प्रयोग किया गया है उसे मैं एक एक करके बताऊंगी और उसके अर्थ को भी समझाऊंगी। तो भाई बहन कहानी में जो पहला मुहावरा है वह है टूट पड़ना, जिसका अर्थ होता है हमला करना। तो टूट पड़ना यानी हमला करना, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो सैनिक क्या करते हैं, अपने सामने जो दुश्मन सैनिक होते हैं उस पर टूट पड़ते हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी, वह सेना अकबर के सेना पर टूट पड़ी। यानी जब युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच, तो महाराणा प्रताप की सेना अकबर के सेना पर टूट पड़ी थी। भले ही महाराणा प्रताप को इस युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन यह युद्ध सम्राट अकबर को बड़ा भारी पड़ा था। तो भाई बहन कहानी में भी हम लोग क्या देखते हैं कि जब सुंदरिया अपने भाई सुंदर के साथ मेला घूमने जाती है, तो वह बहुत सारी चीज़ों को देखती है, बहुत से खिलौनों को देखती है और क्या करती है, उस पर टूट पड़ती है, यानी उसे लेना चाहती है, जैसे आक्रमण कर देना, जैसे उसे जीतना चाहती हो। तो टूट पड़ने का अर्थ हो गया हमला करना। इस अर्थ में जैसे कि सैनिक अपने सामने जो दुश्मन सैनिक है उस पर टूट पड़ते हैं, उस पर हमला बोलते हैं, आक्रमण करते हैं। अगला मुहावरा जो इस कहानी में प्रयुक्त हुआ है वह है मुंह ताकना। मुंह ताकने का अर्थ होता है सहायता चाहना। जब सुंदरिया और सुंदर अपने पिताजी के साथ मेला घूमने जाते हैं, तो वहाँ सुंदरिया 4 पैसे में ही बहुत सारी चीज़ों को खरीद लेना चाहती है, पर उसका भाई सुंदर उसे समझाता है कि 4 पैसे में सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन सुंदर के पास इतने सारे पैसे हैं कि वह बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकेगा। यह सुनकर के सुंदरिया अपने भाई सुंदर की ओर देखने लगती है, यानी मुंह ताकती है, जैसे उसे सहायता चाहती हो कि यदि वो कुछ खिलौना खरीदता है तो वह उसे भी दे, उसे भी खेलने के लिए दे। तो मुंह ताकने का अर्थ हुआ सहायता चाहना। एक और मुहावरा का प्रयोग इस कहानी में मिलता हुआ है मोटे ताजे, जिसका अर्थ है संपन्न। संपन्न यानी हर तरह से सुख समृद्धि से भरा हुआ। जैसे कहते हैं ना, खाते पीते घर का, यानी उसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तो उसे कहा जा रहा है यहाँ पर संपन्न, मोटे ताजे। तो यह मोटे ताजे मुहावरा का प्रयोग जो हुआ है वह हुआ जर्मन के कारीगरों के लिए। जब सुंदर एक रेलगाड़ी खरीदता है, जिस रेलगाड़ी को बनाया है जर्मन के कारीगरों ने, तो उसके बड़े भाई श्री राम उसे समझाते हैं कि उसने जर्मन के कारीगरों को एक तरह से पैसा दे दिया, यानी वो जिस खिलौने को खरीदा है
उसका पैसा किसे जाकर मिला? जर्मन के कारीगरों को। लेकिन हमारे देश के कारीगर जो है वो आज भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने देश के कारीगरों से कोई सामान खरीदेगा तो हमारा पैसा हमारे देश में ही रह जाएगा, हमारे देश के कारीगरों को मिलेगा। लेकिन यदि हम दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा पैसा जो है दूसरे देश चला जाता है। तो चूँकि इस कहानी में स्वदेशी आंदोलन की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से श्री राम ने अपने भाई को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के बारे में समझाया है। तो मोटे ताजे का अर्थ हो गया संपन्न। एक अन्य मुहावरा जो इस कहानी में प्रयुक्त हुआ है वह है नमक रोटी, जिसका अर्थ है प्राथमिकता। यानी हम किसे महत्व देते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी देते हैं। तो यहाँ पर नमक रोटी, ऐसे भी आप सभी जानते हैं कि एक मनुष्य को सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। जब रोटी, कपड़ा और मकान पूरी तरह से वह फुलफिल कर लेता है, यानी पा लेता है, तब वह अन्य शौक को पूरा करता है। यानी लेकिन सबसे पहले है रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर श्री राम ने अपने भाई सुंदर को समझाया है कि हमारे देश के जो कारीगर हैं, जो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, ये जो कारीगर हैं ये अत्यंत गरीब हैं। इनके किस्मत में नमक रोटी भी नहीं जुटता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम विदेशी कंपनियों के सामान को खरीद रहे हैं, विदेशी कारीगर के द्वारा बनाए गए खिलौने को खरीद रहे हैं, जिससे हमारा पैसा जो है दूसरे देश के कारीगरों को संपन्न बनाता है, उसे ही धनी बनाता है। और हमारे देश के जो कारीगर हैं वे नमक रोटी के लिए भी मोहताज हैं। यानी जो मिलना चाहिए, जो प्राथमिकता है जीवन की, नमक रोटी यानी एक साधारण सा भोजन, वह भी हमारे देश के कारीगरों को नहीं मिलता है। तो नमक रोटी का अर्थ क्या हो गया? प्राथमिकता। एक अन्य मुहावरा का प्रयोग इस कहानी में मिलता है, नीचा दिखाना, जिसका अर्थ है हेठी करना। श्री राम अपने भाई सुंदर को यह समझाता है कि इस संसार में जो व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले स्वयं नीचा देखता है। तो नीचा दिखाने का अर्थ है हेठी करना। देखिए, नीचा दिखाने वाला नीचा देखता है, ये कैसे आप समझेंगे? जैसे कि आप किसी को नीचा दिखाना है तो नीचे दिखाने के लिए आपको अपनी आँख को पहले नीचे करना होता है, ये एक अर्थ है। ठीक इसी तरह से एक मुहावरा क्या है? दूसरे के लिए गड्ढा खोदना। तो दूसरे के लिए जब गड्ढा खोदता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पहले खुद गड्ढे में गिरता है। तो कैसे गड्ढे में गिरता है? तो इसे आप इस तरह से समझिए कि कोई व्यक्ति किसी को गिराने के लिए गड्ढा खोद रहा है कुदाल से। तो कुदाल से जब वो गड्ढा खोद रहा है, मिट्टी निकाल रहा है, तो मिट्टी को निकालते निकालते वो व्यक्ति सबसे पहले नीचे पहुंचता है, वह व्यक्ति सबसे पहले गड्ढे में पहुंचता है। इसीलिए इस मुहावरे का प्रयोग होता है या लोकोक्ति का प्रयोग होता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह पहले स्वयं गड्ढा में गिरता है। इसी तरह से नीचा दिखाना भी ऐसा ही अर्थ रखता है कि जो दूसरे को नीचा दिखाता है वह सबसे पहले स्वयं नीचा देखता है। तो नीचा दिखाना यानी हेठी करना। एक और मुहावरा है छोटी मोटी चीज, जिसका अर्थ है सामान्य वस्तु। यानी हम साधारण वस्तु को क्या कहते हैं? छोटी मोटी चीज। सामान्य से सामान्य वस्तु क्या हो सकता है? जैसे कि इस कहानी में उल्लेख हुआ है सुई, डोरा, दिया सिलाई, कंघी इत्यादि। यानी श्री राम ने अपने भाई को स्वदेशी वस्तुओं के महत्व को बताने के लिए और हमारे देश के कारीगर की दयनीय स्थिति को बताने के लिए बतलाया है कि हम भारतीय ना जाने कितने रुपये इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सामान्य वस्तुओं के लिए कहाँ दे आते हैं? दूसरे देश के कारीगरों को दे आते हैं। और हमारे देश के कारीगर जो हैं गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो हमें जो है छोटी मोटी चीज़ जो है अपने देश में बनी हुई ही खरीदनी चाहिए, अपने देश में निर्मित वस्तुओं को ही खरीदनी चाहिए। यही था स्वदेशी आंदोलन का मूल मंत्र, उद्देश्य, कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों को ही खरीदें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे देश से लाखों करोड़ों रुपये जो है विदेश चले जाएंगे। और ऐसा हुआ ही था। जिस समय हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चला और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, तो उसका कारण भी यही था कि हमारे देश में से हजारों लाखों करोड़ों रुपये जो है विदेश चले जा रहे थे, इंग्लैंड चले जा रहे थे।
क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, हमारे देश से कच्चा माल ले जा कर के अपने देश ले जाते थे और वहाँ पर उस वस्तु को बनाकर फिर हमारे देश में ही उसे बेचते थे और हमें खरीदना होता था। तो इस तरह से क्या होता था कि कच्चा माल तो वो कम पैसा में खरीद के ले गए, लेकिन जब वहाँ से बनी हुई वस्तुएं हमारे देश में बिक्री होने के लिए आई तो उस वस्तु का मूल्य जो है अधिक होता था। तो हमें अधिक रुपये देने होते थे, हमें अधिक खर्च करना होता था और वो सारा धन कहाँ चला जाता था? इंग्लैंड चला जाता था, विदेश चला जाता था। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने क्या किया? स्वदेशी आंदोलन किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ठीक इसके बाद ही एक मुहावरा है, छाती दहल जाना। देखिए, छाती दहल जाने का अर्थ होता है दुख होना। जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है तो आपको कैसा लगता है? जैसे मानो छाती दहल गई, यानी बहुत अधिक दुख होना। आप उस दुख के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे दुख के लिए छाती दहल जाना। तो जब श्री राम अपने भाई सुंदर को यह बात समझाता है कि हमारे देश का बहुत सारा धन छोटी मोटी चीज़ों के लिए विदेश चला जा रहा है और उसका अगर हिसाब किया जाए तो उस हिसाब को देखने के बाद हमारी छाती दहल जाएगी। हमें दुख होगा कि हमने ये क्या किया। हमने छोटी मोटी चीज़ों के लिए इतना सारा पैसा कहाँ दे आया? विदेश के कारीगरों को दे आया और उसी के समानांतर अपने देश के कारीगरों को हमने क्या किया? गरीब से गरीब बना दिया। उन्हें नमक रोटी भी आज नसीब नहीं हो रहा है। इन सारी बातों को देखकर ऐसा लगता है मानो छाती दहल गई, यानी दुख होना। ठीक इसके बाद ही एक मुहावरा है, सत्यानाश होना। तो सत्यानाश होने का अर्थ हुआ क्या? नष्ट होना। श्री राम जब अपने भाई सुंदर को स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताता है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के बारे में बताता है, तो इसी बात की चर्चा करता है कि जब हम विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो इससे क्या हो रहा है? हमारे भारत देश का ही सत्यानाश हो रहा है। हम अपने देश को ही नष्ट कर रहे हैं। भारत अपने देश को नष्ट करने में हमारी भी हिस्सेदारी है, हमारी भी भागीदारी है। तो हमें क्या करना है? अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को नष्ट होने से बचाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे देश में ही सारा पैसा रह जाए और ये सारा पैसा हमारे देश के कारीगरों को ही प्राप्त हो ताकि वे एक सुंदर अच्छा सा जीवन जी सकें। तो इतने सारे मुहावरों का प्रयोग भाई बहन कहानी में हुआ है जिसका अर्थ मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारा अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।